नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं, सुशांत राजपूत की मौत के केस में अब रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी लगभग तय है। एनसीबी ने रिया और उसके भाई शौविक के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज कर लिया है। एनसीबी के अफसरों का कहना है कि ईडी की तरफ से जो डिटेल्स दी गई हैं उससे दो बातें साफ हो जाती है। रिया खुद ड्रग्स लेती थी और वो ड्रग खरीदती भी थी, और ये दोनों अपराध हैं, बड़े अपराध हैं। अब से थोड़ी देर पहले रिया के कुछ और व्हाट्सएप मैसेजेस सामने आए हैं। इनमें ड्रग्स की डिमांड की गई है, ड्रग्स की कीमत तय की गई है, कहां डिलीवरी होगी, कौन देने आएगा, ये सारी की सारी बातें खुलकर हो रही हैं। असल में व्हाट्सएप के सारे मैसेजेस रिया डिलीट कर चुकी थी, लेकिन ईडी ने इन सारे मैसेजेस को दोबारा रिट्रीव किया और जब इनको देखा तो चौंकाने वाली बातें सामने आई। जो डिटेल सामने आई उससे जांच की दिशा ही बदल गई। सुशांत की मौत के केस की जांच अब तक हत्या या आत्महत्या, इसको और या फिर सुसाइड के लिए उकसाने की नजर, इससे हो रही थी। ईडी इसमें फाइनेंशियल एंगल खोज रही थी, मौत का मकसद ढूंढ रही थी, और जांच के दौरान जो सुराग ईडी को लगे उससे सारा का सारा सीन बदल गया। अब मामला ड्रग्स और ड्रग डीलर्स की तरफ मुड़ गया है, और इसमें भी रिया लीड रोल में दिखाई देती हैं। ड्रग्स को लेकर रिया, सुशांत, श्रुति मोदी, जया साहा समेत कई लोगों के बीच व्हाट्सएप पर जो बातचीत हुई उसकी जो डिटेल्स सामने आई वो हैरान करने वाली है। ये सारी डिटेल्स मेरे पास में है, मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन जो कुछ मैंने अब तक देखा है उससे दो तीन बातें साफ हैं। पहली है कि रिया ड्रग्स के चक्कर में 3 साल से पहले से थी। जो किरदार रिया के साथ सुशांत के घर पर और उसकी जिंदगी में आए थे, जो लोग रिया के कहने से सुशांत के घर में काम करते थे, वो भी ड्रग्स के मामले में कई साल से रिया के संपर्क में थे, उसके सर्कल में थे, चाहे वो श्रुति मोदी हो या फिर दिवेश सावंत। और अब एनसीबी ये जांच करेगी कि रिया के ड्रग पैडलर से, ड्रग डीलर से क्या कनेक्शन थे, कैसे कनेक्शन थे, कौन ड्रग सप्लाई करता था, इस पूरे खेल में कौन कौन शामिल था, क्या एक बड़ी साजिश का हिस्सा था, क्या रिया ने सुशांत को ड्रग की लत लगाई। इन सब सवालों के जवाब अब खोजे जाने हैं। असल में पिछले 24 घंटों के दौरान जो बातें सामने आई, जो खुलासे हुए, उसके बाद तस्वीर धीरे धीरे क्लियर हो गई, और वही तस्वीर आज मैं आपके सामने पेश करूंगा। कल आज की बात की शुरुआत में मैंने आपको कहा था अब मामला ड्रग्स और ड्रग रैकेट की तरफ जा रहा है, और जो सबूत सामने आए हैं उसके बाद कहने सुनने को कुछ नहीं बचता। मैं आज आपको बताऊंगा कि जिस वक्त ये व्हाट्सएप मैसेजेस का लेन देन हुआ उस वक्त सुशांत की जिंदगी में हो क्या रहा था, सुशांत का हाल क्या था। जब आप व्हाट्सएप मैसेजेस की टाइमिंग देखेंगे, उसके कॉन्टेक्स्ट में सुशांत की जिंदगी को मैच करेंगे, तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी, शीशे की तरह। आपको समझ आ जाएगा कि सुशांत की हालत क्या रही होगी, क्यों रही होगी, और उसकी वजह क्या थी। मेरे पास रिया चक्रवर्ती के व्हाट्सएप मैसेजेस की पूरी डिटेल है। ये वो मैसेजेस हैं जो अब से कुछ घंटे पहले ही सामने आए हैं। ये वो मैसेजेस हैं जिन्हें रिया चक्रवर्ती ने अपने फोन से डिलीट कर दिया था। ये वो मैसेजेस हैं जिन्हें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रिट्रीव किया। ईडी ने डिलीटेड चैट को बड़ी मुश्किल से रिकवर किया, और इस रिकवरी में जो बातें सामने आई उसने पूरा पर्सपेक्टिव बदल दिया। कल रात रिया की व्हाट्सएप चैट के जो हिस्से सामने आए थे वो अधूरे थे। इंडिया टीवी ने वो सारी बातें आपको दिखाई थी। आज हमारे संवाददाता राजेश कुमार ने रिया के इन डिलीटेड व्हाट्सएप चैट की पूरी डिटेल भेज दी, चौंकाने वाली डिटेल्स। इन मैसेजेस से रिया की लाइफ और ड्रग्स का क्या कनेक्शन है, सुशांत के साथ रहते हुए वो किस तरह ड्रग्स को लेकर डीलिंग करती थी, ये सारी की सारी बातें क्लियर हो गई। आप देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर रिया और मिरांडा सुशी नाम के शख्स के बीच हुई बातचीत का हिस्सा है। यह चैट 1 मई 2020 की है, बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है।
इसमें मिरांडा सुशी नाम का शख्स रिया से कहता है कि क्या वो दीपेश को वीड यानी गांजे के 2 बैग मंगाने के लिए 17,000 रुपए दे सकती हैं। मैसेज में आगे लिखा गया कि वीड का 1 बैग तो हमारे लिए है और दूसरा उसके लिए। उसके यानी इसमें हिम शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद मैसेज में लिखा है ही विल ट्रांसफर इट टू अस, यानी वो हमें ट्रांसफर कर देगा। अब हो सकता है यहां पैसे के लेन देन की बात हो। अब 1 मई 2020 को याद करिए, ये वो वक्त था जब पूरे देश में लॉकडाउन था। मुंबई में चूंकि हालत ज्यादा खराब थी, इसलिए यहां लॉकडाउन का काफी सख्ती से पालन करवाया जा रहा था। लोगों को खाने पीने की चीजें मिलने में भी दिक्कत हो रही थी, तो ड्रग्स की सप्लाई तो बहुत दूर की बात है। लेकिन ऐसे वक्त में भी रिया ड्रग्स का इंतजाम करने में लगी थी। जो मैसेज आपने देखा उससे 2 सवाल पैदा होते हैं। एक तो ये कि मिरिंडा सुशी कौन है, और दूसरा ये 1 पैकेट तो रिया अपने लिए मंगवा रही थी, दूसरा पैकेट किसके लिए? क्या ये सुशांत के लिए था? इस तरह की बातचीत से शक और गहरा हो गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि यहां से तो कहानी शुरू होती है। जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम रिया के मोबाइल डेटा को डिकोड कर रही थी, उससे पता चला इसी तरह की बातचीत व्हाट्सएप पर रिया और मिरांडा सुशी के बीच 15 दिन पहले भी हुई थी। 17 अप्रैल को मिरांडा सुशी ने रिया को मैसेज लिखा। आप देखिए, मैसेज आपके टीवी स्क्रीन पर है। हाय रिया, वो स्टफ लगभग खत्म हो चुका है, क्या हम इसे शौविक के दोस्त से ले लें? लेकिन उसके पास भी सिर्फ हैश और बट है। इसके बाद रिया का रिप्लाई आया, हां हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन कितना और कैसे करना है यह बताना पड़ेगा। ये सारे मैसेजेस अंग्रेजी में, मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बता रहा हूं, लेकिन मतलब वही है। अप्रैल 2020 ये वो वक्त था जब सुशांत सिंह राजपूत शारीरिक और मानसिक रूप से सबसे ज्यादा कमजोर थे। इसी दौरान 17 अप्रैल 2020 को एक चैट सामने आता है जिसमें रिया और सुशी मिरिंडा के बीच बातचीत होती है। ड्रग्स का स्टॉक खत्म होने का जिक्र होता है। शौविक के दोस्त के पास से हैश और बड मंगाने की बात होती है। सवाल यह है कि जो रिया चक्रवर्ती लगातार दावा कर रही थी कि वो सुशांत सिंह राजपूत को ठीक करने की कोशिश कर रही थी और उस समय वो लिव इन रिलेशनशिप में भी रह रही थी, ऐसे में आखिर क्या वजह हुई कि रिया चक्रवर्ती को नए ड्रग्स के स्टॉक की जरूरत पड़ी? और सबसे अहम, वो कौन सा ड्रग्स का स्टॉक पहले से रिया के पास मौजूद था जो 17 अप्रैल तक खत्म हो गया था, और इस ड्रग्स को कहां कंज्यूम किया गया? क्या सुशांत सिंह राजपूत की जानकारी के बिना उन्हें ड्रग्स दिया गया? ये एक बड़ा सवाल है। और इसके साथ ही अहम सवाल ये भी है कि यहाँ पर फिर एक बार शौविक का जिक्र होता है। ये वही शौविक है जो सुशांत की कंपनी में डायरेक्टर भी थे, सुशांत के साथ यूरोप में भी गए थे, और फिर एक बार जब कथित रूप से सुशांत को ड्रग्स देने की जानकारी सामने आ रही, उस दौरान भी शौविक का जिक्र हो रहा है। तो क्या इस पूरे ड्रग्स के नेटवर्क में, इस पूरे सिंडिकेट में रिया के साथ शौविक भी मिले हुए? ये तमाम सवाल है जिसका जवाब अब एनसीबी ढूंढने की कोशिश करेगी। रिया के साथ मिरिंडा सुशी नाम की शख्स से जो बातचीत हुई, उससे साफ है सिर्फ रिया ही नहीं, उसका भाई शौविक और दीपक सावंत, ये सब ड्रग्स के चक्कर में फंसे। और ड्रग्स कहां से मंगाना है, कितना मंगाना है, कैसे मंगवाना है, किसको पेमेंट करनी है, ये सब इन चारों को अच्छी तरह मालूम था। व्हाट्सएप पर इसी तरह की बातचीत 27 और 28 अप्रैल को भी हुई। ये व्हाट्सएप चैट रिया चक्रवर्ती और दीपेश सावंत के बीच के था। मैं आपको बता दूं कि दीपेश सावंत वही है जो 14 जून को सुशांत की मौत के वक्त उनके घर में मौजूद था। सुशांत का डोमेस्टिक हेल्प था। ये वही है जिसने सिद्धार्थ के साथ मिलकर सुशांत की बॉडी को पंखे से उतारने का दावा किया है। सीबीआई दीपेश से कई बार पूछताछ कर चुकी है, लेकिन अब रिया की चैट से खुलासा हुआ कि दीपेश सावंत रिया के लिए ड्रग लाने का काम भी करता था। 27 अप्रैल की चैट में दीपेश लिखता है, 1 बैग 5,000 रुपए का मिल रहा है। और रिया ने लिखा कि तुरंत दीपेश को कि अभी हमारे पास हैश है ना। फिर दीपेश रिया की बात का जवाब देता है और लिखता है कि हां अभी है, लेकिन 3-4 दिन में खत्म हो जाएगा। इसके बाद रिया ने दीपेश को जवाब दिया। वो कहती है कि मैं तुम्हें थोड़ी देर में बताती हूं। यानी साफ है यहां पर रिया ने ड्रग्स लाने के लिए जब उससे पूछा गया
क्योंकि इसके बाद दीपेश ने जवाब में लिखा, अगर तुम्हें चाहिए तो उसका ऑर्डर अभी देना होगा क्योंकि वो डोंबिवली जा रहा है। रिया ने इसका जवाब हां में दिया, ओके में दिया। इसके बाद 28 अप्रैल को दीपेश रिया को मैसेज करता है, उसमें लिखता है कि उसने 2 बैग ऑर्डर कर दिए हैं और उसकी डिलीवरी आज हो जाएगी। इस सारी बातचीत से, इस सारे व्हाट्सएप मैसेजेस से, इस चैट से अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि बात किस चीज की हो रही है। क्योंकि मामले में अचानक टर्न आया, इसलिए यह सब सुशांत के परिवार वालों के लिए हैरानी पैदा करने वाला है। यह व्हाट्सएप चैट सुशांत के परिवार के लिए किसी शौक से कम नहीं है। आज सुशांत के पिता की तरफ से उनके वकील विकास सिंह ने कहा, परिवार को रिया पर शक तो था, लेकिन रिया सुशांत को ड्रग्स के दलदल में इस तरह डाल रही है, इसका अंदाजा उन्हें नहीं था। विकास सिंह ने बताया कि परिवार को शक था सुशांत को सिर्फ प्रिस्क्राइब ड्रग्स यानी दवाइयों का ओवरडोज दिया गया, लेकिन यहां तो कहानी बिल्कुल अलग निकली। जहां तक परिवार का सवाल है, हमने एफआईआर जो दर्ज किया है उसमें बड़ा क्लियर स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि इनको ओवर ड्रगिंग किया जा रहा था। उस समय हमको ये शंका थी कि जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग होते हैं, जो डॉक्टर एक लिखता है, उसका अगर आप ओवरडोज किसी को दे दें तो उसकी मानसिक स्थिति पे असर पड़ सकता है। लेकिन अब जो बात सामने आ रही है, अगर ये बात सही है तो उनको तो हार्ड ड्रग दिए जा रहे थे और वो भी बैन ड्रग्स, और उसका भी जो दिया जा रहा था उनके मर्जी के खिलाफ। क्योंकि अगर उनके मान लीजिए कॉफी में या पानी में अगर मिला करके कोई कुछ ड्रॉप्स दे रहा है तो ऑब्वियसली उनके मर्जी के खिलाफ है। अगर मर्जी के खिलाफ नहीं होता तो इस तरह की बात तो नहीं लिखी होती उस व्हाट्सएप पे। तो इसलिए अब तो बहुत ही सीरियस अब मामला हो गया ये कि ये तो मामला नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का भी इसमें आ गया। उसके अलावा अब अबेटमेंट टू सुसाइड हो या मर्डर हो, दोनों मामले में दोनों तरह के केसेस में और भी एविडेंस हमारा सॉलिड हो गया इनके खिलाफ। और जब ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि हाँ इस तरह के व्हाट्सएप मैसेजेस सही में थे, तो उसका बहुत ही मेरे को लगता है सीरियस कॉन्सिक्वेंस होगा इस मामले में। ये बात सही है कि व्हाट्सएप मैसेजेस से जो खुलासे हो रहे हैं वो सुशांत के परिवार के लिए शॉकिंग है, उनके पिता को चौंकाने वाले हैं। और यह भी साफ है कि रिया कुछ महीनों से नहीं बल्कि कई साल से ड्रग्स के चक्कर में है, ड्रग्स से कनेक्टेड है, और उसके व्हाट्सएप मैसेजेस इस बात के सबूत हैं। रिया चक्रवर्ती ने जया साहा, जो एक टैलेंट मैनेजर हैं, उनसे ड्रग्स को लेकर इसी तरह की बात 25 नवंबर 2019 को भी की थी। अब जांच एजेंसियों को शक है जया साहा का ड्रग सप्लाई में रोल काफी अहम था। उनके अच्छे कनेक्शन से रिया और जया साहा के बीच 25 नवंबर 2019 को हुई व्हाट्सएप चैट का कुछ हिस्सा मैं आपको दिखाता हूं। जया ने रिया को लिखा, तुम्हारे लोग बहुत क्यूट हैं और मैं वाटरस्टोन पर CBD ऑयल यानी गांजा जिसे कह सकते हैं वो भेज रही हूं। साफ है जया ने रिया के लिए CBD का इंतजाम किया और इसके बाद रिया ने भी जवाब दिया, ब्लेस यू प्रोस्की। इसके बाद 25 नवंबर 2019 को रिया के मोबाइल पर शाम 5:53 पर एक और व्हाट्सएप मैसेज ब्लिंक किया। यह मैसेज भी जया का था। इसमें जया ने रिया को लिखा, ऑफिस बॉय वाटरस्टोन पहुंच चुका है। अब मैं आपको यह भी याद दिला दूं कि वाटरस्टोन वो रिजॉर्ट है जहां पर यूरोप टूर से लौटने के बाद रिया और सुशांत करीब 2 महीने तक रहे थे। सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई को बताया कि यूरोप टूर से लौटने के बाद सुशांत की तबीयत खराब रहने लगी थी। सुशांत का मूड ठीक नहीं था, उनकी सेहत ठीक हो यह कहकर रिया सुशांत को वाटरस्टोन रिजॉर्ट में ले गई थी। लेकिन वहां क्या हो रहा था यह तो अब सामने आ गया। रिया के व्हाट्सएप चैट से सामने पता आ गया, यह पता चल गया कि ड्रग्स का कनेक्शन था, वहां ड्रग्स को कंज्यूम किया जा रहा था। 25 नवंबर 2019 का एक और व्हाट्सएप मैसेज आपको दिखाता हूं, आपको पता चलेगा रिजॉर्ट में जया ने CBD तेल किसके लिए मंगाया था। क्योंकि जया ने रिया को अगले मैसेज में लिखा, 4 ड्रॉप कॉफी चाय या पानी में डालो और उसे पी लेने दो, 30 से 40 मिनट बाद उसका असर दिखाई देगा। अब सवाल उठता है ये हिम जिसका जिक्र किया गया है, यानी ये शब्द किसके लिए लिखा गया? क्या ये सुशांत सिंह राजपूत के लिए लिखा गया? क्योंकि वाटरस्टोन रिजॉर्ट में रिया के साथ तो सुशांत ही थे, दोनों ने काफी वक्त यहां साथ बिताया।
लेकिन इसके बाद भी मैसेज का सिलसिला थमा नहीं। 25 नवंबर 2019 का मैसेज देखिए। इस मैसेज में श्रुति मोदी के नाम की एंट्री हुई है। इस चैट में जया ने रिया को लिखा, मैंने उसे श्रुति को कोऑर्डिनेट करने के लिए कहा है। इस पर रिया ने जवाब दिया, थैंक यू सो मच। और आखिर में जया ने लिखा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त को उम्मीद है इससे मदद जरूर मिलेगी। इन चैट्स का सबसे अहम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा 25 नवंबर 2019 का वो चैट है जिसमें जया शाह रिया चक्रवर्ती को लिखती हैं कि चाय, कॉफी या पानी में 4 बूंद डालकर उसे दे दो। चैट्स अंग्रेजी में है, उसमें हिम शब्द का इस्तेमाल है। काफी अहम हो जाता है कि उसे दे दो। आधे घंटे से 40 मिनट में इसका असर पता चलेगा, उसे किक लगेगा। आखिर ये हिम कौन है, इस बारे में अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो पता चलेगा कि वाटरस्टोन रिजॉर्ट में उस दौरान रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत रह रहे थे। नवंबर के महीने में यूरोप टूर से अक्टूबर के महीने में लौटे थे और उसके बाद सुशांत की हालत खराब हुई थी। ये उनके करीबी भी बताते हैं। रिया चक्रवर्ती ने ईडी के बयान में भी कहा है। और उनको ठीक करने के लिए, उनके मनोरोग को ठीक करने के लिए वाटरस्टोन रिजॉर्ट कहते, मनोरोग ठीक करना था तो फिर ये ड्रग्स, ये नशे का सामान क्यों मंगवाया जा रहा था, ये बड़ा सवाल है। उसी रिजॉर्ट में रिया चक्रवर्ती स्पिरिचुअल हीलर को भी बुलाती हैं सुशांत के मनोरोग को ठीक करने के लिए। स्पिरिचुअल हीलर के आने के 2 दिन बाद का ये चैट है, यानी कि स्पिरिचुअल हीलर 23 नवंबर को पहुंचा और ये 25 नवंबर को जया शाह के जरिए उन्होंने ये ड्रग्स मंगवाया है। सवाल ये उठता है, क्या यूरोप टूर से लौटने के बाद सुशांत की तबीयत जो बिगड़ी थी उसके पीछे वजह क्या है? क्या सुशांत ड्रग्स लेते थे या फिर रिया चक्रवर्ती उन्हें अनजाने में ड्रग्स दे रही थी, उनका सेवन करवा रही थी ताकि सुशांत ड्रग्स के आदी हो जाए? मुंबई में इंडिया टीवी के संवाददाताओं ने ये व्हाट्सएप चैट, इससे जुड़ी जानकारियां जो भेजी हैं वो वाकई में चौंकाने वाली हैं, हैरान करने वाली हैं। इस बात में तो कोई शक नहीं बचा कि रिया ने वाटरस्टोन रिजॉर्ट में ड्रग्स मंगाए थे, गांजा मंगाया था और यह भी साफ हो गया कि यह स्टफ रिजॉर्ट में ही उसे डिलीवर हुआ। क्योंकि रिया के साथ रिजॉर्ट में सुशांत सिंह राजपूत ही मौजूद थे, इसलिए यह अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि यह स्टफ उनके लिए ही मंगाया गया था। सुशांत के परिवार को तो लगता है कि सुशांत सेहत का बहुत ध्यान रखने वाले नौजवान थे, वो ड्रग्स का नाम भी नहीं लेते थे। सुशांत सिंह को अगर वो वॉलंटियरली कोई ड्रग ले उसका एक अलग इंपैक्ट होता है, क्योंकि हर कोई अगर मान लीजिए वॉलंटियरली लेता है तो उसको मालूम है क्या ले रहा है और उसका क्या इफेक्ट होगा। लेकिन अगर इनवॉलंटियरली उसको दिया जाए, बिना उसके जानकारी के दिया जाए, क्योंकि जो व्हाट्सएप मैसेजेस जो सामने आए हैं उसमें बड़ा स्पष्ट है कि ये जो दिया जा रहा है उनके मर्जी के बिना दिया जा रहा है, उनके मर्जी के खिलाफ दिया जा रहा है, या उनको इस बात का कोई उनके जहन में है नहीं। और जहां तक मेरा जानना है, ना तो सुशांत ड्रग्स लेते थे, ना कोई ऐसी नशीली पदार्थ ऐसा लेते थे जिसका कि कोई कह सके कि उनके कभी सिस्टम को इफेक्ट किया, क्योंकि बहुत ही फिट थे, अपना वर्कआउट करते थे, मेडिटेशन करते थे। सारा जो एक बहुत ही हेल्दी आदमी जिस लाइफस्टाइल लीड करता है ना, उस तरह की लाइफस्टाइल वो लीड करते थे। तो इसलिए इस तरह की बात उनके बारे में तो कोई बोल ही नहीं सकता। जहां तक रही बात इस तरह का ड्रग इंजेक्ट करने की, तो इसमें तो उनका कोई बचाव नहीं हो सकता अगर ये बात सही है तो। अब ये बात सही है कि सुशांत सिंह राजपूत एक एक्टर थे, उन्हें फिट रहने की जरूरत थी, फिट रहने का शौक भी था। कितने सारे वीडियोस हमने देखे हैं जिसमें वो एक्सरसाइज करते दिखाई दे रहे हैं, उनके मसल्स दिखाई दे रहे हैं। तो ड्रग लेने वाले के मसल्स ऐसे तो नहीं हो सकते। तो फिर ड्रग कौन लेता था? क्या रिया चक्रवर्ती ड्रग लेती थी? कल रात को जब हमने रिया के मोबाइल के जो मैसेजेस दिखाए, वो डिलीटेड व्हाट्सएप मैसेजेस को एक्सपोज किए, तो रिया के वकील सतीश मानशिंदे की तरफ से सफाई आई। मानशिंदे ने कहा, 3 लाइन का रिटर्न मैसेज था, रिया ने अपनी लाइफ में कभी ड्रग्स नहीं लिए, रिया अपना ब्लड टेस्ट करवाने को तैयार है, उन्होंने ड्रग्स के नाम सुने तक नहीं। लेकिन आज हमारे संवाददाता राजेश कुमार ने जो व्हाट्सएप मैसेजेस अब से थोड़ी देर पहले भेजे हैं, जो मैसेजेस मैंने आपको दिखाए हैं, उनको पढ़कर तो ऐसा लगता है कि रिया ड्रग्स की दुनिया के सारे टर्म्स को अच्छी तरह से जानती है और ड्रग डीलर्स को भी जानती है
और ये ताल्लुक कोई नया नहीं है ड्रग्स से और ड्रग डीलर से। 3 साल के तो मैसेजेस हम देख ही रहे हैं। अभी तक रिया के जो व्हाट्सएप मैसेजेस रिट्रीव हुए हैं उनसे इतना तो साबित होता है कि ड्रग्स से रिया का ताल्लुक कम से कम 3.5 साल पुराना तो है। ईडी ने रिया की 8 मार्च 2017 को व्हाट्सएप चैट को रिट्रीव किया। इसमें रिया की व्हाट्सएप बातचीत के जरिए गौरव आर्या नाम के शख्स की बात सामने आई। इस बातचीत को देखकर लगता है कि गौरव भी रिया के लिए ड्रग्स का इंतजाम करता था। गौरव ने 8 मार्च 2017 को रिया के व्हाट्सएप पर लिखा, सुना है फ्रेश माल बहुत बढ़िया है। इस पर रिया ने जवाब में लिखा, हार्ड ड्रग्स की बात करूं तो मैंने ज्यादा नहीं किया है, एक बार LSD और एक बार MDMA। मैं आपको बता दूं ये दोनों सिंथेटिक ड्रग्स के नाम है। इसके बाद रिया फिर गौरव को मैसेज करती है और गौरव से पूछती है, क्या तुम्हारे पास MD है? रिया जिस MD की बात कर रही है वो सिंथेटिक ड्रग है। आसान भाषा में इसे एक्सटेसी या मौली कहते हैं। रिया के सवाल के जवाब में गौरव लिखता है, माल तो खत्म हो गया। इस पर रिया गौरव से दोबारा पूछती है, क्या हम इसे मंगा सकते हैं? गौरव ने रिया को जवाब दिया, मुझे लगता है माल मिल जाएगा। अब ये सारी कॉन्वर्सेशन 8 मार्च 2017 की हैं और ये चैट अब सामने आए हैं। ये वो चैट है जो रिया चक्रवर्ती ने डिलीट कर दिए थे, जिन्हें ईडी ने रिट्रीव किया। इन्हीं चैट्स में गौरव रिया से फिर कांटेक्ट करता है और कहता है कि बाहर आ जाओ, कार से ही मैसेज करो। और रिया इसका जवाब कहती है, ओके। अब इन सारी बातों का क्या मतलब निकाला जाए? जिस वीड का जिक्र व्हाट्सएप मैसेजेस में हुआ है, इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं। इसे मैरिजुआना कहते हैं। इसका जिक्र मैंने कल भी आज की बात में किया था। कुछ लोग इसे पॉट कहते हैं, कोई ग्रास कहता है और गांव देहात में इसे गांजा कहा जाता है। कनाडा में इसका यूज अलाउड है। नेदरलैंड्स में यह कॉफी शॉप में खुलेआम मिलती है। अमेरिका के 33 स्टेट्स में मैरिजुआना पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों में इस पर पाबंदी है। इंग्लैंड में यह पूरी तरह बैंड है, सिर्फ दवाइयों में इसका इस्तेमाल होता है। और हमारे देश में वीड का, मैरिजुआना का, गांजे का इस्तेमाल गैर कानूनी है। यह अपराध है, क्राइम है। इसीलिए इस केस में अब नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की एंट्री हुई है। आमतौर पर यह ड्रग्स रिलैक्स करने के लिए, चिल करने के लिए ली जाती हैं, मजे के लिए। लेकिन एक्सपर्ट का कहना है ये इमोशनल रिस्पॉन्स को डल कर देती हैं। सुशांत के केस में इसका इस्तेमाल समझने की कोशिश करें तो 2 बड़ी बातें हैं। जब मैरिजुआना खाने के साथ या चाय कॉफी के साथ ली जाती है तो इसका असर थोड़ी देर में होता है, आधे घंटे, 40 मिनट, 1 घंटे के बाद। और ये हमने इन जो मैसेज एक्सचेंज हुए उनमें देखा है। क्योंकि इस ड्रग को डाइजेस्टिव सिस्टम से गुजरना पड़ता है, इसीलिए असर होने में देर लगती है। लेकिन मैरिजुआना या गांजा हर किसी को मजा नहीं देता, हर किसी को कूल नहीं बनाता। और सुशांत के केस में यह बात भी नोट करने वाली, समझने वाली है। वीड के इस्तेमाल से कुछ लोगों की एंजाइटी बढ़ जाती है, उन्हें डर लगने लगता है, शक होने लगता है। जो लोग ज्यादा मात्रा में इस ड्रग को लेते हैं उन्हें हेलुसिनेशंस होते हैं, आवाजें सुनाई देती हैं, लोग तस्वीरों से, टीवी से बाहर आकर बात करते दिखाई देते हैं। और सुशांत के केस में यह सब हुआ। एक और खास बात, मैरिजुआना का असर वैसे तो कुछ घंटे तक रहता है, लेकिन THC काफी देर तक बॉडी में रहता है और डॉक्टर्स कहते हैं कई हफ्ते बाद भी इसे डिटेक्ट किया जा सकता है। इस समय मेरे साथ मुंबई से राजेश हैं। और राजेश, सबसे पहले तो आपको मैं बधाई देना चाहता हूं कि आपने ये व्हाट्सएप सबसे पहले भेजे, ये दिखाए, बहुत बड़ा खुलासा किया। और ये सारे व्हाट्सएप जो आपने भेजे, सारी बातचीत जो आपने बताई, हैरान करने वाली, चौंकाने वाली है और दर्शकों के साथ मैंने शेयर की है। अब कुछ नई और इंफॉर्मेशन हो तो जरूर बताइए।
देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही कुछ और चैट्स रजत जी सामने आए हैं। मैं दर्शकों को बता दूं कि नया खुलासा जो है वो हो रहा है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की जो बात हो रही थी कि रिया चक्रवर्ती पर जो आरोप लग रहे थे कि 15 करोड़ रुपए जो परिवार ने लगाए थे कि वो गबन किए हैं, अपने अकाउंट्स में ट्रांसफर किए हैं, उससे रिलेटेड चैट्स जो हैं अब निकल के आए हैं सामने रजत जी। और काफी अहम जानकारियां इस चैट में। 18 मई का ये चैट है, आपको बता दूं, और इसमें अंग्रेजी में चैट है, मैं हिंदी में अनुवाद करके बता रहा हूं। रिया सैमुअल सुशी से बात कर रही हैं, जो सुशी मिरांडा है उनसे बात कर रही हैं, और अब ये साफ हो चला है वो सैमुअल मिरांडा ही है। उनसे ये कह रहे हैं कि क्या तुम मुझे छोटे स्मॉल कार्ड का पिन भेज सकते हो, जिसमें सैमुअल मिरांडा जो कि सुशी मिरांडा है उसने 6 डिजिट का पिन भेजा भी, जिसके बाद रिया ने उसे थैंक यू कहा। फिर रिया ने कहा कि क्या हम नेट बैंकिंग का पिन बदल सकते हैं। बहुत अहम जानकारी इस चैट के जरिए सामने आ रही है। सैमुअल सुशी ने कहा कि हाँ बदल सकते हैं। रिया ने इसके बाद कहा कि आपने जो पिन भेजा है मुझे वो गलत है, ये बड़े कार्ड का पिन है, छोटे कार्ड का पिन भेजिए। उसके बाद सैमुअल ने कहा कि हाँ मैं भेजता हूं, और उसके बाद उसने दूसरा पिन भी भेजा और ये भी बताया कि सिद्धार्थ पिठानी ने ये पिन बदल दिया है। रिया ने कहा कि ओके ट्राई करती हूं। ये अंग्रेजी में ये चैट्स हैं, हिंदी में दर्शकों के लिए अनुवाद करके सुनाया मैंने रजत जी। बड़े अहम चैट्स हैं। ईडी जो जांच कर रही थी, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की जांच कर रही थी, और ये जो चैट है वो उस ओर इशारा करते हैं जो परिवार का आरोप था उसकी सच्चाई जो है वो इस चैट से बाहर आती है। अगर मैं आपको एक और चैट जो अभी थोड़ी देर पहले सामने आया है, उसमें रिया जो है एक मॉडल से बातचीत कर रही हैं, और वो कह रही हैं कि भुवनेश्वर शहर जबरदस्त है, सबसे बढ़िया है, वहां सबसे बढ़िया वीड यानी कि गांजा मिलता है। ये एक चैट है। और अगला चैट जो है वो जया से बातचीत का है। जया इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा संदेह के घेरे में नजर आ रही है। जो ड्रग्स के रिलेटेड जो चैट्स बाहर आए हैं, ऐसा लग रहा है कि जया लगातार रिया को ड्रग सप्लाई करती थी, और वो कह रही है, रिया जया से बातचीत में कह रही है कि क्या वो जो ड्रग्स उन्होंने दिया क्या उससे सुशांत शांत हो जाएगा। तो इसमें बताया गया कि हाँ थोड़ा काम हुआ है वो। जिसके बाद रिया ये कहती हैं क्या किसे हम सिर्फ दिन में एक बार ही दे सकते हैं। उसके बाद जया कहती हैं कि नहीं, दिन में 2-3 बार भी दे सकते हैं। कहीं ना कहीं ये चैट्स रजत जी इशारा करते हैं कि सुशांत को धीरे धीरे ड्रग्स का आदी बनाया गया, उसे आदी बनाकर उसे मनोरोगी बनाया गया, और उसके बाद जो है ये पूरा प्लान जो है वो रचा गया है, और परिवार जो आरोप लगा रहा है उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है। साथ ही अगर मैं वाटरस्टोन रिजॉर्ट की बात करूं तो ये एक बड़ा अड्डा निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि जो चैट्स हैं वहां पर एक नहीं 2 चैट्स इस तरीके के सामने आए हैं जब जया जो है वहां पे ड्रग सप्लाई करवा रही हैं। तो वाटरस्टोन रिजॉर्ट क्या सुशांत को इसीलिए लेके जाया गया था कि वहां उनको ड्रग्स दिया जाए और उनकी जो तकलीफ है उसको बढ़ाई जाए। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और सीबीआई दोनों इस एंगल पर जांच करेंगी रजत जी। और राजेश, एक बात बिल्कुल साफ है कि रिया चक्रवर्ती इस सारी बात को छुपाना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने ये सारे जो चैट्स थे, ये सारे जो व्हाट्सएप मैसेजेस थे उनको डिलीट कर दिया था। और इससे तो शक बिल्कुल पक्का हो जाता है कि गड़बड़ तो थी। अब ये बड़ी बात सामने आनी चाहिए कि इस साजिश के पीछे क्या कोई ड्रग माफिया था या ये एक नॉर्मल एक्टिविटी रिया की जिंदगी में थी। जब जांच आगे बढ़ेगी तो ये बात जरूर सामने आएगी, क्योंकि अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मामला दर्ज कर लिया है रिया, शौविक और अन्य लोगों के खिलाफ, तो ये बात आगे बढ़ेगी। और रिया ने ये चैट्स तब डिलीट किए हैं जब उनसे जब ये पूरा मामला जब तूल पकड़ने लगा, ईडी ने मामला दर्ज कर लिया और ईडी ने फोन की मांग की। उसके बाद ये चैट जो है वो धड़ाधड़ डिलीट किए गए, जिसके बाद ईडी को शक हुआ और उन्होंने इस चैट्स को रिट्रीव करवाया। चैट्स को रिट्रीव ईडी कर रही थी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को लेकर, लेकिन ईडी के हाथ जो लगे हैं वो नारकोटिक्स से जुड़े सबूत लगे हैं जो ईडी ने दूसरी जांच एजेंसी यानी कि एनसीबी और सीबीआई को दे दिए हैं। रजत जी राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए, और जिस जल्दी से जिस तेजी से आपने ये व्हाट्सएप मैसेजेस शेयर किए दर्शकों के लिए, और निकालते रहिए, लोग बहुत कुछ जानना चाहते हैं इस बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया। राजेश ने बताया कि 18 मई को रिया सैमुअल सुशी से बात करते हुए ये लिख रही थी कि क्या वो छोटे कार्ड का पिन मांगे। इस चैट में सैमुअल सुशी ने 6 डिजिट का पिन भेजा, और फिर रिया ने कहा कि ये जो बैंकिंग का पिन बदल सकते हैं, क्या ये नेट बैंकिंग का जो पिन है
और सैमुल ने कहा बदल सकते हैं। और इसके बाद रिया ने लिखा कि जो पिन सैमुल ने भेजा वो गलत है, काम नहीं कर रहा। तो सैमुल ने लिखा कि दोबारा भेजता हूं और दोबारा पिन भेजा। इससे साफ है कि रिया सुशांत के कार्ड और नेट बैंकिंग का इस्तेमाल खुलकर कर रही थी। हालांकि ये बात सीबीआई की पूछताछ में सुशांत के घर में काम करने वालों ने भी बताई थी, लेकिन अब तक ईडी ने जो जांच की है उसमें किसी बड़े ट्रांजैक्शन का सबूत नहीं मिला है। राजेश बता रहे थे कि जया साहा और रिया के बीच जो चैट है वो सामने आई है और रिया पूछ रही है कि सुशांत को कितनी मात्रा में ड्रग दी जाए जिससे वो शांत हो। रिया इस चैट में जया को बता रही है कि भुवनेश्वर का जो गांजा है, वीड है, वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है। तो ये बात तो साफ है कि रिया इस पूरी टर्मिनोलॉजी को बहुत अच्छी तरह जानती थी और ये कहना कि उनका ड्रग से कोई संबंध नहीं था, ये विश्वास नहीं होता इसके ऊपर। जितनी बातें सामने आई रिया के व्हाट्सएप से वो जरूर हैरान करती हैं। और एक बात साफ है कि सुशांत की मौत के केस में अब ड्रग्स का एंगल बहुत बड़ा है और ये सही लग रहा है कि रिया को सब कुछ पता था। वो ड्रग्स कंज्यूम करती थी और इंतजाम भी करती थी और सुशांत को भी ड्रग्स देती थी। लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा कि सुशांत एक सक्सेसफुल एक्टर थे, उनके पास काम था, पैसा था, सब कुछ था। रिया सुशांत के करीब थी, दोनों लिव इन पार्टनरशिप में थे, साथ रहते थे। फिर रिया सुशांत के खिलाफ साजिश क्यों करेंगी? यह सवाल हमने सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह से पूछा। उनका जवाब क्या था, ये सुनिए। जो रिया चक्रवर्ती का जो इस सुशांत के जिंदगी में घुसना से लेकर के जितने दिन वो रही, हर समय उन्होंने जो किया वो सारा बहुत ही डाउटफुल है। पहले तो उन्होंने प्रियंका से लड़ाया क्योंकि देखा कि प्रियंका का काफी हस्तक्षेप था उनके बिजनेस में, उनके अकाउंट्स में, तो सबसे पहले प्रियंका से लड़ा दिया। उसके बाद धीरे धीरे परिवार से अलग कर दिया, सारे सर्वेंट्स बदल दिए, पिता को बात नहीं करने देती थी, फोन नंबर बदल दिया जिसमें कि परिवार से बिल्कुल टच हो जाए, सारे दोस्तों से टच उनका टूट जाए। अब ये सारा इन्होंने किया, दो मोटिव तो बड़ा क्लियर है। एक तो सुशांत सिंह राजपूत को पूरा कंट्रोल करने के मोटिव से किया, दूसरा उनको पूरे दुनिया से कट करने के लिए किया। अब ये मोटिव तीसरा ये था कि उनको उनका डाउनफॉल कराया जाए, या तीसरा मोटिव था कि इनको यूज किया जाए और जब तक इस्तेमाल हो तब तक यूज करते रहे, जब इस्तेमाल लगे कि अब कोई काम इनमें बचा नहीं इनके माध्यम से कुछ कराना, तो इनको डिस्कार्ड कर दिया जाए। तो ये थ्योरी जो है अभी जब तक पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं आएगी तब तक उसमें क्लैरिटी नहीं आएगी। लेकिन इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो भी उनके साथ हुआ सुशांत के साथ, चाहे वो मर्डर हो या अबेटमेंट टू सुसाइड हो, दोनों में प्राइम अक्यूज्ड रिया ही होंगी। अगर वो किसी के हाथ में पॉन थी तो शायद खुलेगा, अगर वो खुद मेन प्लेयर थी तो फिर वो तो सामने अभी चल ही रहा है आज के दिन में जो हमारा एफआईआर है। विकास सिंह के जवाब से एक और सवाल उठता है, अगर रिया सुशांत के इतने करीब थी, सुशांत पर रिया का पूरी तरह कंट्रोल था, वो उन पर डिपेंडेंट थे, उनकी हर बात सुनते थे, उनके कहने से चलते थे, तो फिर रिया को साजिश करने की क्या जरूरत थी? सुशांत का करियर खत्म करने की क्या जरूरत थी? सुशांत जितने बड़े स्टार बनते, रिया का उतना ही ज्यादा फायदा होता। वो तो उनके साथ रह रही थी, उनके पैसे का इस्तेमाल कर रही थी, उनके साथ घूमने जा रही थी, उनके साथ रहने पर रिया को फायदा ही फायदा था। अगर ये सही है तो सुशांत को रास्ते से हटाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब विकास सिंह ने क्या दिया, ये भी सोचिए, ये सुनिए। मेरे दिमाग में भी ये बात हमेशा घूमती है कि सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को आदमी क्यों मारेगा, लेकिन सोने के अंडे देने वाली मुर्गी से लगातार सोना का अंडा निकलता भी रहे और मुर्गी उनके कंट्रोल में रहे, ये दोनों बात इस्टेब्लिश करने में बड़ा एक विवाद सा होता है, क्योंकि वो मुर्गी का अंडा देने का कैपेसिटी खत्म हो जाएगा अगर आप उसका मानसिक स्थिति ठीक नहीं रखेंगे तो इसलिए हम उसको उस तरह से मान के चल रहे हैं। पहला उसको ये मान के चल रहे हैं कि रिया ही इन्वॉल्व है,
तो उन्होंने मानसिक स्थिति कंट्रोल करने के लिए अगर उनको ड्रग दिया या उनको ओवरडोज दिया या मानसिक स्थिति बहुत खराब कर दी तो कहीं ना कहीं उनका सोने का अंडा देने का क्षमता भी घटती गई ना उसकी वजह से। तो जितना अंडे थे निकाल करके चली गई, बाकी जब अंडे देने की कैपेसिटी नहीं रही तो छोड़ दिया। एक तो ये आंसर हो सकता है। दूसरा आंसर जो मैंने पहले भी सजेस्ट किया है कि अगर कोई और यूज कर रहा था इनको कि सुशांत को डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो फिर तो वो तो पर्पस इनका सर्व हो ही गया था, इसलिए भी उनका जाना लाजमी था। तो इसलिए दोनों तरह से देखिए तो मोटिव मेरे हिसाब से बड़ा क्लियर एस्टैब्लिश होता है। सच तो है कि मोटिव किसी को नहीं पता, किसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं है कि सुशांत की मौत अगर मर्डर है, साजिश है, तो इसका मकसद क्या था, इससे किसी को क्या हासिल हुआ। सुशांत की फिल्म इंडस्ट्री में किसी से दुश्मनी नहीं थी, उनका किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ था, उन्होंने किसी का काम नहीं छीना था। अपनी मेहनत से, अपने टैलेंट से सुशांत सिंह राजपूत ने बड़ा मकाम हासिल किया था। फिर उनको कोई क्यों मारेगा? अगर रिया ने यह किया तो फिर वही सवाल, रिया को सुशांत के साथ रहने में, सुशांत के आगे बढ़ने में, सुशांत के बड़ा स्टार बनने में फायदा था। वो सुशांत के खिलाफ साजिश क्यों करेंगी? लेकिन अब यह बात तो साफ है कि रिया ने ड्रग्स खरीदे, ड्रग्स मंगवाए, और उस वक्त मंगवाए जब वो सुशांत के साथ रिसोर्ट में सिर्फ वही रहती थी। उस वक्त मंगवाए जब घर में वो और सुशांत सिर्फ 2 लोग रहते थे। दूसरी बात, ड्रग्स के बारे में रिया के अलावा श्रुति मोदी, दीपेश सावंत और जया साहा को सब कुछ पता था। ये लोग एक ही ग्रुप का हिस्सा थे जो ड्रग्स का इंतजाम करते थे। इन सब लोगों को पता था ड्रग्स कौन लाता था, कहां से लाता था और कहां पहुंचाता था। और सुशांत के घर में रिया के आने के बाद ये सब लोग रिया के कहने पर सुशांत के घर में नौकरी करने लगे थे, सुशांत के करीबी थे, सुशांत के पुराने लोगों को निकाल दिया गया था। ये सारी बातें सही हैं और रिया पर शक इसीलिए पैदा होता है। लेकिन फिर वही सवाल सामने, आखिर रिया ने ऐसा क्यों किया? अगर उन्होंने किया तो उन्हें इससे क्या फायदा हुआ? और इस सवाल का जवाब सीबीआई को खोजना पड़ेगा, क्योंकि जब तक मकसद नहीं पता चलता, इस सवाल का जवाब नहीं मिलता, तब तक संतोष नहीं होगा। सुशांत की मौत की मिस्ट्री पूरी तरह सुलझ नहीं पाएगी। और मैं आपको बता दूं कि मेरी जानकारी है कि सीबीआई इसी डायरेक्शन में काम कर रही है। आज सीबीआई ने मुंबई में किस किस से पूछताछ की, क्या क्या नई बातें पता चली, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बारे में जो बड़ा खुलासा हुआ है, उसके बाद अब इस केस की जांच, ड्रग्स के एंगल की जांच एनसीबी करेगा। रिया और उसके भाई शौवी के खिलाफ मामला दर्ज हो गया है। आज सुबह एनसीबी के डीजी राकेश अस्थाना ने एनसीबी के सीनियर अफसरों से बात की। पता चला कि दिल्ली नारकोटिक्स ब्यूरो के डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा समेत कुल 4 अफसर वहां मौजूद थे। रिया और जया की व्हाट्सएप चैट उनसे साझा की गई है और जांच की दिशा तय करने के निर्देश दिए गए। यानी नारकोटिक्स ब्यूरो अब पूरी तरह एक्टिव है। दूसरी तरफ ईडी सुशांत की मौत के केस में फाइनेंशियल एंगल की जांच कर रही है और सीबीआई का फोकस सुशांत की मौत की पूरी कड़ियों को, टूटे हुए तारों को जोड़ना है और इस सवाल का जवाब खोजना है कि सुशांत की मौत हत्या है या आत्महत्या। हत्या है तो मकसद क्या था, इससे किसको फायदा हुआ, अगर आत्महत्या है तो इसकी वजह क्या थी। सीबीआई सारे सवालों का जवाब खोजने के लिए पूरी तेजी से काम कर रही है। आज सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत की बिल्डिंग के गार्ड को भी बुलाया, उससे पूछताछ की। सुशांत के स्टाफ नीरज, सिद्धार्थ और दीपेश को तीसरी बार पूछताछ के लिए आज सीबीआई ने बुलाया। इस दौरान सिद्धार्थ ने सीबीआई को बताया कि 8 जून को रिया और सुशांत का झगड़ा हुआ था और उसके बाद घर में एक आईटी प्रोफेशनल को बुलाकर 8 हार्ड डिस्क नष्ट की गई। ये बहुत बड़ी बात है। रिया सुशांत का घर छोड़कर चली गई थी। सुशांत के मुताबिक हार्ड डिस्क में क्या कंटेंट था इसकी जानकारी उसे नहीं है, लेकिन उस वक्त रूम में रिया और सुशांत दोनों मौजूद थे जब ये डिलीशन किए गए। दीपेश और नीरज भी उस कमरे में थे। अब सीबीआई ये पता लगा रही कि वो आईटी प्रोफेशनल कौन था जो हार्ड डिस्क डिस्ट्रॉय करने के लिए आया, हार्ड डिस्क में क्या था,
उन्हें क्यों डिस्ट्रॉय किया गया, क्या छिपाने की कोशिश की गई। इसके अलावा सीबीआई ने आज कूपर हॉस्पिटल के उन डॉक्टर से सवाल जवाब किए जिन्होंने सुशांत का पोस्टमार्टम किया था। असल में यह बात सामने आई है कि सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तमाम तरह की कमियां हैं। एम्स की फॉरेंसिक टीम ने इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर अपने कमेंट दे दिए हैं और इसके बाद आज सीबीआई के 5 अफसरों की टीम ने कूपर हॉस्पिटल जाकर सुशांत का पोस्टमार्टम करने वाली डॉक्टर्स की टीम से करीब 2.5 घंटे तक पूछताछ की। कुछ दस्तावेज अपने कब्जे में लिए। 3 दिन में तीसरा मौका है जब सीबीआई की टीम कूपर हॉस्पिटल पहुंची है। और इस मामले में एक और डेवलपमेंट आज ये हुआ कि महाराष्ट्र ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कूपर हॉस्पिटल के मैनेजमेंट को नोटिस भेजा। कमीशन की तरफ से पूछा गया कि रिया चक्रवर्ती को किस हैसियत से कूपर हॉस्पिटल की मॉर्चरी में एक्सेस दी गई, जबकि वो सुशांत के परिवार की मेंबर नहीं थी। ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कहा कि इस मॉर्चरी में सिर्फ इमीडिएट फैमिली मेंबर्स को ही जाने की इजाजत होती है। कूपर हॉस्पिटल से नोटिस पर 4 दिन में जवाब देने को कहा गया है और 31 अगस्त को इस पर सुनवाई होगी। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ मिस्ट्री से पर्दा हटाने के लिए सीबीआई मुंबई में लगातार जांच को आगे बढ़ा रही है। आज 6ठा दिन है जब सीबीआई इस केस के अलग अलग किरदारों से पूछताछ कर रही है। आज के दिन सबसे पहले इस डीआरडीओ गेस्ट हाउस में सिद्धार्थ पिठानी की एंट्री हुई। सिद्धार्थ पिठानी के आने के थोड़ी देर बाद नीरज आया, लेकिन नीरज को थोड़ी देर में ही सीबीआई की टीम लेकर यहां से निकल गई। उसके बाद सीबीआई के कुछ अफसर निकले और वो कूपर हॉस्पिटल गए। कई घंटे कूपर हॉस्पिटल में रहे। कूपर हॉस्पिटल में लगातार सीबीआई की टीम जा रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि पोस्टमार्टम में कौन से डॉक्टर थे और समय, मौत का समय पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्यों नहीं लिखा गया और तमाम बातें जो है सीबीआई के अधिकारी जानना चाहते हैं। दोपहर के वक्त इस दफ्तर में, डीआरडीओ गेस्ट हाउस में वो शख्स पहुंचा जो सुशांत सिंह राजपूत की बिल्डिंग का वॉचमैन है और वो ऐसा शख्स है जो वहां कौन आता है, कौन जाता है, 13 तारीख को कौन आया, 12 तारीख को कौन आया, सारी जानकारी उसके पास है। वो सीबीआई के गेस्ट हाउस में पहुंचा और उससे भी पूछताछ हो रही है। इतने सारे नए सवाल सामने आए हैं, इतने सारे नए खुलासे हुए हैं। रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत ने हार्ड डिस्क डिलीट किए, वीडियोस डिलीट किए। सवाल यह भी उठ रहा है कि ड्रग्स के बारे में मुंबई पुलिस क्यों नहीं पता लगा पाई। मुंबई पुलिस ने 2 महीने से ज्यादा जांच की, 56 लोगों को इंटरोगेट किया। क्या उन्हें रिया चक्रवर्ती के ड्रग कनेक्शन के बारे में नहीं पता चला? अगर पता चला तो उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया? सुशांत सिंह राजपूत के केस में ड्रग कनेक्शन है, यह बात कोई सीक्रेट नहीं है। हमारे आपके लिए यह चौंकाने वाली बात हो सकती है, लेकिन मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री के लोग इस तरह की बातें हमेशा करते रहे हैं। लेकिन नेपोटिज्म का, भाई भतीजावाद का इतना शोर मचा है कि कोई सामने नहीं आना चाहता था। लेकिन अगर मुंबई पुलिस ने रिया के फोन की ठीक से जांच की होती, जैसे ईडी ने मैसेजेस को डिकोड किया, रिट्रीव किया, यह किया होता, तो यह बात बहुत पहले सामने आ जाती। एक और बड़ी बात यह कि सिद्धार्थ पिठानी ने मुंबई पुलिस को बताया था कि उसने सुशांत के लैपटॉप से, हार्ड डिस्क से बहुत सारे वीडियो, तस्वीरें, टेक्स्ट डिलीट किए थे। उसने तो कहा था ये सारी चीजें सुशांत के कहने पर डिलीट की गई थी। लेकिन आश्चर्य की बात है कि मुंबई पुलिस ने इस पर भी ध्यान नहीं दिया। ये जानने की कोशिश नहीं की ये वीडियोस, ये टेक्स्ट क्यों डिलीट किए गए, हार्ड डिस्क क्यों डिस्ट्रॉय किए गए। आज पता चल रहा है एक प्रोफेशनल को बुलाया गया था, आईटी प्रोफेशनल को। कौन था वो? जो सारे सवाल जिनके जवाब आज सीबीआई ढूंढ रही है, क्या मुंबई पुलिस ने इनके जवाब नहीं ढूंढे या मुंबई पुलिस ने इन सवालों के जवाबों पर पर्दा डालने की कोशिश की? सुशांत के केस के अलावा आजकल नीट, जी, इन दोनों के एग्जाम्स का बड़ा इशू बना हुआ है। विरोधी दल चाहते हैं कि एग्जाम्स को टाला जाए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने तय वक्त पर एग्जाम कराने का आदेश दिया है। अब जिन राज्यों में गैर बीजेपी दलों की सरकारें हैं, उन सब के मुख्यमंत्रियों ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का फैसला किया है। देश भर में इस बात की बहुत चर्चा है कि मेडिकल और इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम कराए जाएं या ना कराए जाएं। ये बड़ा मुद्दा बन गया है। इस इशू पर सियासत हो रही है। आज
गैर एनडीए दलों के मुख्यमंत्रियों ने तय किया कि वो नीट और जी के एग्जाम कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे। आज सोनिया गांधी ने नॉन बीजेपी रूल्ड 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल मीटिंग की थी। इस मीटिंग में ममता बनर्जी ने यह मुद्दा उठाया। ममता बनर्जी ने सुझाव रखा कि गैर बीजेपी शासित राज्यों को एक साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए। इस सुझाव को अशोक गहलोत, कैप्टन अमरिंदर सिंह, भूपेश बघेल और नारायण सामी के अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन ने भी सपोर्ट किया, क्योंकि सरकार का कहना है कि किसी कोर्स का एग्जाम हो, किसी डिग्री का एग्जाम हो, उससे तो टाला जा सकता है, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम होना जरूरी है। साल भर से जो स्टूडेंट्स मेहनत कर रहे हैं उनकी जिंदगी का सवाल है, लेकिन विरोधी दल इसको लेकर देश भर में आवाज उठा रहे हैं। नीट जी एग्जाम पोस्टपोन करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि एग्जाम आयोजित करने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कह चुकी है कि अब एग्जाम्स को और ज्यादा नहीं टाला जा सकता। सुप्रीम कोर्ट भी एग्जाम कराने के लिए दायर की गई पिटीशन को खारिज कर चुका है। अब एग्जाम्स को लेकर कल शिक्षा मंत्रालय ने स्थिति साफ कर दी थी। शिक्षा मंत्रालय ने कहा था कि नीट और जी के एग्जाम्स तय कार्यक्रम के अनुसार ही होंगे। जी एग्जाम 1 से 6 सितंबर के बीच और नीट की परीक्षा 13 सितंबर को होगी। हालांकि विरोधी दलों का कहना है कि एग्जाम कराने से 28 लाख स्टूडेंट्स के कोरोना की चपेट में आने का खतरा बढ़ जाएगा। करियर के लिए नौजवानों की जिंदगी को खतरे में नहीं डाला जा सकता। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन अपील। केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू के लिए अपील कर सकती है। सरकार को अपील करनी चाहिए जिससे छात्रों को परेशानी न हो। छात्रों का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। उन्हें मानसिक तौर पर किसी तरह का डिप्रेशन नहीं होना चाहिए, जो कि अभी हो रहा है। अगर कानून इजाजत देता है तो हम इस मामले को सीनियर वकीलों के साथ डिस्कस कर सकते हैं। हम लोगों के पास कई जाने माने वकील हैं। इसके बाद हम लोग मिलकर अपील कर सकते हैं। अब इस झगड़े को समझ लेते हैं। ये बात सही है कि सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल और इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम न कराने के उसको रोकने की सारी पिटीशन को खारिज कर दिया था, ये कहकर कि कोरोना के कारण क्या देश में सब कुछ रोक दिया जाए? क्या बच्चों की जिंदगी का 1 साल यूं ही बर्बाद होने दिया जाए? और सुप्रीम कोर्ट की बात सही भी है। अमेरिका में, ब्रिटेन में, फ्रांस में और यूरोप के दूसरे देशों में एंट्रेंस एग्जाम उस वक्त करवाए गए जब वहां कोरोना पीक पर था। लेकिन अगर एग्जाम कराने का तर्क यही है कि दूसरे देशों में एग्जाम हो रहे हैं तो हमें कराने चाहिए, तो फिर हमें इंतजाम भी वैसे ही करने चाहिए जैसे अमेरिका में और यूरोप में किए गए। दूसरी बात यह, जब देश में रेल नहीं चल रही, बसें नहीं चल रही, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना के बराबर है, कई राज्यों में बाढ़ के हालात हैं, तो फिर स्टूडेंट्स एग्जाम सेंटर तक कैसे पहुंचेंगे? और अगर पहुंच गए तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल कैसे रखा जाएगा? एग्जाम्स के क्या इतने सेंटर हैं कि लोग अलग अलग बैठकर इम्तिहान दे सकें? इसलिए मेरा कहना है कि अगर सरकार चाहती है एग्जाम कराना तो जरूर कराए, छात्रों का 1 साल बचाना तो जरूर बचाए, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर स्टूडेंट्स के लिए ट्रांसपोर्ट का, एग्जाम सेंटर के सैनिटाइजेशन का, सोशल डिस्टेंसिंग का बेहतर इंतजाम करें। ऐसा इंतजाम जिस पर कोई सवाल न उठा सके। और सरकार यह ध्यान में रखे कि एग्जाम में 28 लाख स्टूडेंट्स अपीयर होंगे। ये देश का भविष्य है, ये देश के सबसे ब्राइट स्टूडेंट्स हैं, और उनके साथ एक एक पेरेंट भी उस एग्जाम सेंटर तक जाएगा। कई बार तो माता पिता दोनों जाते हैं, कई जगह सिर्फ फादर या मदर जाते हैं। तो करीब 50 लाख लोगों के लिए इंतजाम करना होगा, स्टूडेंट्स के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए। और कोरोना के संकट के वक्त यह करना आसान नहीं है, लेकिन अगर ये कर पाए तो स्टूडेंट्स का साल भी बचेगा और खतरा भी टल जाएगा। एक तर्क यह दिया गया कि कई राज्यों में बाढ़ के हालात हैं, और वाकई में कई जगह बाढ़ से हालात खराब हैं। आज जम्मू कश्मीर में बाढ़ की कुछ हैरान करने वाली तस्वीरें आई। देखते ही देखते एक बड़ा पुल टूटकर बह गया, गाड़ी पानी में फंस गई, घरों में पानी भर गया। ये हैरान करने वाली तस्वीरें। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में जबरदस्त बारिश हुई। जम्मू रीजन में हालात काफी खराब हैं। राजौरी और पुंछ के कई इलाकों में आज फ्लैश फ्लड के हालात पैदा हो गए।
राजौरी के नौशेरा सेक्टर में भारी बारिश के बाद अचानक नदियां उफान में आ गई। उफनती नदी में एक आदमी फंस गया। लहरों में घिरे इस आदमी को बचाने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। पुलिस ने काफी कोशिश की, लेकिन लहरों में फंसे शख्स को निकालने में मुश्किल आ रही थी। इसके बाद एयरफोर्स की मदद ली गई। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर की मदद से नदी में फंसे आदमी को बचा लिया। तेज बारिश के बाद जम्मू से सैलाब की डराने वाली तस्वीरें आई हैं। जम्मू में बारिश के बाद नदी में पानी का लेवल खतरनाक तरीके से बढ़ गया है। पानी का फोर्स बहुत ज्यादा है। नदी के उग्र बहाव में पुल का एक हिस्सा टूट कर बह गया और देखते ही देखते पुल का बहुत बड़ा हिस्सा नदी में जा गया। बाढ़ के कह की एक और तस्वीर पुंछ के मेंढर सेक्टर से आई। यहाँ एक एसयूवी अचानक पानी में फंस गई। आप देख सकते हैं पानी का फोर्स कितना ज्यादा था। रात की बात यह रही कि वक्त रहते ड्राइवर गाड़ी से उतर गया, इसलिए उसकी जान तक गई। आबादी वाले इलाकों में भी बाढ़ का पानी अब घरों के अंदर घुस गया है। कश्मीर के गांदरबल इलाके में अचानक सैलाब आ गया। पानी के बहाव के साथ ऊपरी इलाकों से मिट्टी और मलबा बहकर तेजी से नीचे की तरफ आ रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 48 घंटे के दौरान कश्मीर रीजन में तेज बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर जिस तरह के हालात हैं उससे लोग डर गए हैं। लोगों को 2014 जैसी बाढ़ का डर सता रहा है। हालांकि प्रशासन सतर्क है और लोगों को सावधान रहने की चेतावनी दे दी गई है, अपील की गई है। आज के बाद के शुरू में मैंने आपको बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस के बारे में बताया था, रिया चक्रवर्ती के व्हाट्सएप मैसेजेस। अब कुछ और नए व्हाट्सएप मैसेजेस सामने आए हैं जिन्होंने इस पूरे केस को एक नया रंग दे दिया है। इंडिया टीवी के रिपोर्टर्स लगातार रिया चक्रवर्ती के फोन के डिलीटेड मैसेजेस की फ्रेश इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और नए मैसेजेस से बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं।